नमस्कार साथियों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोग का पीडब्ल्यू के गवर्नमेंट एग्जाम वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ज्योग्राफी विषय के अंतर्गत आज हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है अफवाह तंत्र, मतलब भारत की नदियां। साथियों, एक प्रश्न निकलकर सामने आता है कि सर, नदियां या अफवाह तंत्र होता क्या है? जब जल की एक निश्चित मात्रा निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है, उसी को तुम नदी कहते हो। तुमने एक शब्द और सुना होगा, झील। सुने हो कभी झील के बारे में? झील वास्तव में स्थिर जल का प्रतीक है। जब भी आप लेक के बारे में बात करते हैं, जैसे कि आप सांभर लेक की बात कर लें, राजस्थान में जो खारे पानी की है, बुलर झील की बात कर लें, जो कि जम्मू कश्मीर में एक मीठे पानी की झील है। झील का मतलब होता है एक स्थिर जल। पानी तो है, परंतु वो अपनी जगह पर स्थिर है। परंतु जैसे ही हम अफवाह तंत्र की बात करते हैं, जब भी हम नदी की बात करते हैं, इसमें इनबिल्ट एक बात स्थित है कि पानी अस्थिर है, मतलब पानी बह रहा है एक निश्चित दिशा के अंतर्गत। तो ये शुरुआत होती है रिवर सिस्टम की। जब एक नदी, एक प्रमुख नदी और उसकी सहायक नदियां एक जो तंत्र बनाती हैं, उसी को अपन नदी तंत्र या अफवाह तंत्र कहते हैं। अगर भारत के दृष्टिकोण से समझना है, तो एक बात को जानकर आपको आश्चर्य होगा कि भारत के अंदर हमने अफवाह तंत्र को दो भागों में बांट कर रखा है। कौन कौन से भाग हैं? समय समय पर हम दोनों अफवाह तंत्र अर्थात ड्रेनेज सिस्टम को समझेंगे। परंतु इस ये विभाजन जो किया गया है, वो कैसा है? हमारे पास में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसका नाम है हिमालय पर्वत। तो हिमालय से संबंधित जो भी नदी होंगी, उनको अपन हिमालय नदी तंत्र के अंदर में रखेंगे। ध्यान सुन लेना। और इस हिमालय नदी तंत्र में हमारे पास में तीन प्रमुख नदियां आती हैं। सिंधु नदी का अपवाह तंत्र, गंगा नदी का अपवाह तंत्र, और एक और उत्तर पूर्वी भारत में, जल्दी से बताओ क्या नाम है? थोड़ा सा हिंट दे देता हूं आपको कि जिसके नाम पर ब्रह्मोस मिसाइल का नाम रखा गया है। अब ब्रह्मोस मिसाइल शब्द आया है तो भी बता ही देता हूं, काम आ जाएगा। ये भारत और रूस के द्वारा बनाई गई एक क्रूज मिसाइल है, जिसका नाम दो नदियों के नाम पर, एक है ब्रह्मपुत्र और रूस की नदी का नाम है मॉस्कोव। तो नाम निकल गया ब्रह्मोस। तो भैया यहाँ पर कौन सी मामूली कहानी थी? ब्रह्मपुत्र नदी। और इन तीनों को हम हिमालयी नदी अपवाह तंत्र में शामिल करते हैं। सिंधु और उसकी सहायक को, गंगा और उसकी सहायक को, और ब्रह्मपुत्र और उसकी ट्रिब्यूटरीज को। ठीक है। अगर हम बात करें सेकंड, हिमालय के विरोध में कौन सा है आपके पास में? प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, प्रायद्वीपीय नदियों का तंत्र। इसी के अंदर में आपको बड़ी बड़ी नदियां देखने मिल जाएंगी। अगर बड़ी नदियों में देखना है तो गोदावरी, कृष्णा, और फिर भैया देखने मिल जाएगी कावेरी। और कई सारी छोटी छोटी नदियां भी देखने मिल जाती हैं, जैसे कि गोवा में पाई जा रही है मांडवी नदी, ज्वारी नदी, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। तो आज हमारा विषय प्रायद्वीपीय नदी तंत्र पर नहीं होगा, हम आज मोरन फोकस करेंगे हिमालय नदी तंत्र पर। फिर नेक्स्ट सेशन के माध्यम से हम बाकी चीजों की भी चर्चा करेंगे। एक बात तो आपको समझ में आ गई है, ठीक है। अगर हम सबसे पहले बात करें, इन सभी में मैंने आपके लिए एग्जामिनेशन के दृष्टिकोणों को थोड़ा अध्ययन करा, एनालिसिस करा, और गंगा से बार बार प्रश्न आए हैं, पंच प्रयागों से क्वेश्चन आए हैं। पंच प्रयाग कहां पर है, उनका नाम क्या है, कौन सी नदी मिलती है, गंगा की सहायक कौन सी है, दायां हाथ बायां हाथ क्या है, बड़ा कंफ्यूजन होता है। इसी कंफ्यूजन को क्लियर कर रहा हूं, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। पहली कहानी आपको देखने मिल रही है, सर गंगा नदी का अपवाह तंत्र क्या है, गंगा और इसकी सहायक नदियों ने बनाया। तो पहली कहानी हम गंगा के बारे में तो जाने, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, गंगा नदी के उत्पत्ति की चर्चा करते हैं कि सर गंगा नदी का उत्पत्ति कैसे हुई। पिछली क्लासेस में देखना, मैंने हिमालय अपवाह तंत्र, हिमालय के बारे में बताया था। और हिमालय के अंदर में एक जो सबसे महत्वपूर्ण नाम निकल के सामने आता है, जिसका नाम है महान हिमालय। इसी को तुम इंग्लिश में कहते हो ग्रेट हिमालय, और इसका एक नाम है हिमाद्री। याद आ रहा है? बताया था मैंने। हिमाद्री मतलब बर्फ से ढकी हुई भूमि, क्योंकि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है महान हिमालय, इसलिए वहां पर साल भर ऊंचाई वाला क्षेत्र बर्फ से ढका होता है। बर्फ से ढका है मतलब यहाँ पर क्या है, बड़े बड़े ग्लेशियर विद्यमान हैं। अब जब ग्लेशियर पिघलेंगे, मेल्ट होंगे, तो क्या निकलेंगी? यहाँ से नदियां निकलेंगी। गंगा नदी का संबंध इसलिए महान हिमालय से। अगर अपन को समझना है, थोड़ा डेप्थ में समझना है, तो एक काम करते हैं, हम उत्तराखंड में चले जाते हैं। कहां पर भैया? उत्तराखंड में, हमारे राज्य के अंदर में।
यहाँ पर आपके पास में 4 मेजर जगह है, 4 प्रमुख ग्लेशियर हैं। ध्यान से सुन लो, जब आप जाते हो ना, आपके दादा दादी बोलते होंगे कि हमें भैया उत्तराखंड के 4 धाम की यात्रा करना है, तो ये प्रमुख तीर्थ स्थान में ही है, आप लोग यात्रा करवाना। अपने बड़े बुजुर्गों की सिलेक्शन के बाद में सिलेक्शन ले लो, फिर खुद भी घूमना, घर वालों को भी घुमाना। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में है पीडब्ल्यू की। 4 कौन कौन सी जगह है? एक है यमुनोत्री, क्या नाम है भैया? यमुनोत्री। एक काम करते जाओ भैया, प्रवचन नहीं सुनना है, कॉपी पेन हाथ में रखना, जो मैं बताते जा रहा हूं उसको लिखते जाना, क्लैरिटी आती जाएगी। दूसरा मामला हमको देखने मिलता है गंगोत्री, क्या नाम है? गंगोत्री। फिर आपको देखने मिलता है केदारनाथ। अभी इनके पट खुल भी गए हैं, बहुत सारे लोग दर्शन करने जा भी रहे हैं। और यहाँ पर आपको देखने मिल जा रहा है बद्रीनाथ। और इन्हीं 4 प्रमुख तीर्थ स्थानों को अपन उत्तराखंड के 4 धाम कहते हैं। क्लैरिटी है? और यहाँ पर रोड, सड़कों के माध्यम से इनको जोड़ा जा रहा है, जिसे 4 धाम प्रोजेक्ट कहा जाता है। पढ़ते रहेंगे इसके बारे में। ये चारों जगह वास्तव में महान हिमालय के साथ संबंधित है, हिमालय के साथ संबंधित है। और आपको यहाँ पर ग्लेशियर्स देखने मिल जाएंगे, जैसे कि पहले फोकस करते हैं गंगोत्री। गंगोत्री एक तरह का ग्लेशियर है, और इसी गंगोत्री के पास में हम मान सकते हैं एक जगह है गोमुख। तो 2 नाम ऑप्शन में आ सकते हैं, गंगोत्री ग्लेशियर या गोमुख ग्लेशियर। इसी गोमुख ग्लेशियर्स के पिघलने से एक नदी निकली, और इस नदी को प्रारंभिक रूप से, याद रखना नाम क्या बोल रहा हूं, इसी को हम बोलते हैं भागीरथी नदी। कौन सी नदी है भैया? भागीरथी। आप सभी अगर भारत की पौराणिक कथाओं को सुनेंगे तो आपको पता चलेगा राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, उनको क्या श्राप मिल गया था। तो श्राप से कैसे उबरा जाए, कैसे उन पुत्रों को मोक्ष मिले, तो कहा गया कि तुम्हारे वंश के अंदर में जाकर एक व्यक्ति होगा भगीरथी, जो वो भगवान की तपस्या करेगा, तो फिर स्वर्ग से गंगा उतरेगी, और जिस दिन गंगा उतरेगी इस पृथ्वी लोक पर, मृत्यु लोक पर, तो फिर भैया तुम्हारे सभी पूर्वजों को क्या हो जाएगा? मोक्ष मिल जाएगा, जो भी होना हो जाएगा। उसी भागीरथी पौराणिक कथाओं में, और यहाँ पर नदी में कुछ आपको तारतम्यता संबंध देखने मिल जाता है। यहाँ पर भागीरथी शिला भी है, ऐसा कहते हैं। तो गंगोत्री या गोमुख ग्लेशियर से जो नदी पहले प्राथमिक स्तर पर निकल रही है, उसका नाम क्या है? भागीरथी। याद रखना, जैसे ही भागीरथी नदी आगे बढ़ रही है ना, ध्यान सुनते जाना, लोकेशन को बहुत ज्यादा ध्यान से बढ़ा रहा हूं मैं। इसमें एक छोटी सी नदी आकर मिलती है, उस नदी का नाम है भिलंगाना या भिलंगना नदी। क्या नाम है इसका? भिलंगना नदी। और भिलंगना नदी जिस जगह पर आकर मिल रही है, यहाँ पर एक जगह है, जगह का नाम याद रखना, जगह का नाम है टिहरी। क्या नाम है? टिहरी। और यहाँ पर एक बांध बनाया गया है पानी को कंट्रोल करने के लिए, इसका नाम है टिहरी बांध, टिहरी डैम। सर क्या जरूरी है इसमें, क्या एग्जाम में काम आ सकता है? तो टिहरी डैम भारत का सबसे ऊंचा बांध माना जाता है, मतलब इसकी हाइट बहुत ज्यादा है, ऊंचाई पर बना हुआ एक बांध है, ठीक है, ऊंचाई इसकी ज्यादा है, ठीक है। तो टिहरी डैम कहां पर है? जहां पर भागी और भिलंगाना आपस में, भागीरथी और भिलंगाना में मिल रही है, उत्तराखंड में अवस्थित है। एक फैक्ट मैंने एक्स्ट्रा बता दिया। अब भागीरथी नदी तो आगे तक बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, इसको छोड़ दो। अब हम जाते हैं किसी दूसरे स्थान पर, और दूसरा स्थान है भैया बद्रीनाथ। पहले, क्योंकि मैं जब भी आपको पढ़ाता हूं तो मैंने सबसे पहले दिन ही कहा था कि मैं 360 डिग्री जितनी भी उसकी कहानी मिलेगी सबकी सब बता दूंगा, सब जगह काम आ सकती हैं। तो बद्रीनाथ आप सभी को पता है भगवान विष्णु जी का, भगवान विष्णु जी का प्रमुख तीर्थ स्थल है, यहाँ के लोग दर्शन करने जाते हैं, मतलब इसका धार्मिक महत्व है, मतलब हिमालय का धार्मिक महत्व भी हो सकता है, ये मैं आपको बता रहा हूं। बद्रीनाथ के यहाँ पर एक ग्लेशियर है, इस ग्लेशियर का नाम है सतोपंथ ग्लेशियर। कौन सा? सतोपंथ। इसी सतोपंथ ग्लेशियर और भागीरथी नदी के पास से एक नदी ओरिजिन जिसका हो रहा है, ये ब्लू कलर की आपको बनी हुई दिख रही है, सबसे ज्यादा जरूरी नदी है ये। इस नदी का नाम यहां पर लिख देता हूं, अलकनंदा, और जिसके बारे में बहुत कम पता होता है लोगों को। बहुत जरूरी नदी है अलकनंदा, पूरा का पूरा खेल अलकनंदा ही डिसाइड कर रही है। अलकनंदा बद्रीनाथ के सतोपंथ ग्लेशियर से निकली और आगे जा रही है, ठीक है। जब ये आगे बढ़ती है ना, तो इसके अंदर में कई सारी छोटी छोटी नदियां आकर अपना पानी प्रदान कर देती हैं कि भैया ये हमारा जल है, तुम रख लो, तुम रख लो। जैसे कि सबसे पहले आपको देखने मिल रही है एक छोटी सी नदी इस वाली जगह पर, पर्टिकुलर सेगमेंट के तरफ में जरा ध्यान से देखो, ये जो नदी आकर यहाँ पर मिल रही है, इस नदी का नाम है धौली गंगा। क्या नाम है? धौली गंगा। और ऐसा बोलते हैं कि धौली गंगा और
बद्रीनाथ से निकलने वाली आपकी अलकनंदा जहां पर आपस में मिले, तो मिल रहे जहां पर दो नदियां, दो रिवर आपस में मिलती हैं, इसके लिए शब्द ज्योग्राफी के अंदर में है प्रयाग। क्या शब्द है? प्रयाग। क्या शब्द है? प्रयाग, जहां पर दो नदियों का मिलन होता है। तो जब अलकनंदा और धौलीगंगा आपस में मिल रही हैं, तो यहां पर एक प्रयाग बन रहा है जिसको नाम दिया गया है विष्णु प्रयाग। क्या नाम दिया गया है? विष्णु प्रयाग। याद रखिएगा। नदी आगे की तरफ बढ़ी अलकनंदा, तो एक और नदी आपस में आकर मिल रही है। यहां से एक नदी आई और नदी का नाम याद रखना, नंदाकिनी नदी। क्या है इसका नाम? नंदाकिनी नदी। और जहां नंदाकिनी और अलकनंदा आपस में आकर मिल गई, इस पर्टिकुलर जगह पर बना हुआ है नंद प्रयाग। क्या बना हुआ है? नंद प्रयाग। तो सर आप नदी पढ़ा रहे हो, प्रयाग पढ़ा रहे हो, तो भैया याद रखना उत्तराखंड के अंदर में 5 प्रयाग बड़े फेमस है जिन्हें कहते हैं पंच प्रयाग। क्या बोलते हैं? पंच प्रयाग। उसका भी आंसर मिलने वाला है। तो पहला प्रयाग 1 नंबर लगा देता हूं मैं, धौलीगंगा और इसके जहां पर मिला है, तो एक विष्णु प्रयाग हो गया। दूसरा क्या हो गया? नंद प्रयाग हो गया। आगे नीचे की तरफ देख रहे हो तो देखो हरे कलर में आपको एक नदी होते हुए दिखने मिल रही है। सर इसका कलर सच में भी हरा है क्या? नहीं बेटा, नदी का नाम है पिंडारी। क्या नदी है? पिंडारी नदी। और पिंडारी नदी और ये कॉमन है, अलकनंदा जब आपस में मिल रही हैं, तो यहां पर एक प्रयाग बन रहा है, इसको नाम दिया गया कर्ण प्रयाग। कौन से नंबर का है? 3। हमें कितने पढ़ना है? 5। आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? 5 प्रयाग हैं। पहला कौन सा हो गया? विष्णु प्रयाग। दूसरा कौन सा हो गया? नंद प्रयाग। तीसरा कौन सा हो गया? कर्ण प्रयाग। पिंडारी नदी के मिलने से, नंदाकिनी के मिलने से नंद प्रयाग, और धौलीगंगा के मिलने से विष्णु प्रयाग। भूल मत जाना, इन सभी में कॉमन क्या है? अलकनंदा। आगे बढ़ो। जैसी नदी आगे की तरफ बढ़ रही है, तो वापस एक एंट्री होती है एक प्रमुख तीर्थ स्थान की, जिसके बारे में मैं बता ही रहा था। उस क्षेत्र विशेष का नाम क्या है? उस क्षेत्र विशेष का नाम है केदारनाथ। क्या जगह का नाम क्या है? केदारनाथ वाली जगह। अब केदारनाथ तो कौन से भगवान का मेन क्षेत्र है, बता सकते हो क्या आप सभी लोग? कौन से भगवान का मेन क्षेत्र है? केदारनाथ के लिए शब्द निकल के आता है कि भगवान शंकर जी का प्रमुख स्थान है। कहाँ का? भगवान शंकर जी का एक प्रमुख स्थान इसको माना जाता है। और यहाँ पर मजे की बात है कि है ना, अभी बहुत सारे लोग जाते थे और रील बनाते थे, ये शादी कर रहे हैं, अब कोई अपने जानवरों को लेके जा रहा है, रील बनाई जा रही है, बेहतरीन बनाई जा रही है। तो वहां के जो समिति उसने बैन कर दिया मोबाइलों को कि यहाँ पर भैया मोबाइल उतने अलाउड नहीं है। ऐसे देखने मिलते हैं जो अभी नए नए धार्मिक निकल रहे थे इंस्टाग्राम वाले, वो कम हो गए, जाना ही बंद कर दिया। कह रहे अब तो रील तो बनेगी नहीं, जाके करना क्या है। भारत के अंदर में भी ऐसे कई सारे लोग हैं जो मंदिर भी जा रहे हैं, तो उनको दिखाना है भगवान से मिलने के लिए क्या मतलब है। सोच के देखो आप, मेरे को तो समझ में नहीं आता ये लॉजिक। तो शंकर भगवान की जो जगह है केदारनाथ, यहां से एक नदी निकल रही है। इस नदी का नाम बड़ा काम का तुम्हारे है, नदी का नाम है मंदाकिनी। कौन सी नदी है? मंदाकिनी। सर ये क्या वही नदी है जहां पर बाढ़ आई थी, और भयंकर बाढ़ आई थी? कब आई थी? 2013 में। 2013 में सर जब बाढ़ आई थी तो इसी में आई थी क्या? हाँ, बादल फटने के कारण, ऐसा कहते हैं, यहाँ पर चोराबाड़ी एक लेक है, वहां पर बादल फटा था, और बादल फटने से वो पानी बहुत तेजी से आगे बढ़ा, और मंदाकिनी और कई सारी सहायक नदियों के माध्यम से बढ़ा, तो जितने भी क्षेत्र बीच में थे सब तबाह हो गए। बहुत नुकसान हुआ था 2013 की इस बाढ़ में। मंदाकिनी नदी, एक केदारनाथ शायद मूवी भी एक तरह की। तो मंदाकिनी नदी आगे बढ़ी, आगे बढ़ी, आगे बढ़ी, और ये और अलकनंदा, ध्यान से देखो, ये दोनों भी आपस में मिल रही हैं। ये दोनों भी आपस में मिल रही है, या रही अलकनंदा और या रही है कौन सी भैया? मंदाकिनी। दोनों आपस में मिली, और जब आपस में आकर मिल रही हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रयाग बन रहा है। नाम है रुद्र प्रयाग। कौन सा प्रयाग? रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग ऐसा याद रखना। मंदाकिनी भगवान शंकर का नाम है ना रुद्र, तो कहानी क्या है? रुद्र प्रयाग। ठीक है, अभी एक बचा हुआ है, 4 हो चुके हैं भैया। अब केदारनाथ की मंदाकिनी, अलकनंदा, ये सभी का पानी लेते हुए आगे की तरफ बढ़ना चालू हुई, बढ़ना चालू हुई, बढ़ना चालू हुई। और जरा देखो फ्लैशबैक में मैंने सबसे पहले क्या बताया था? गंगोत्री से भागीरथी निकलते निकलते आ रही है, और जब ये भागीरथी
और अलकनंदा आपस में मिल रही हैं, तो इसी पर्टिकुलर जगह पर दोनों नदियों के मिलने से, दोनों महत्वपूर्ण नदियों के मिलने से एक सबसे महत्वपूर्ण प्रयाग की रचना होती है, और इस स्थान को कहा जाता है देव प्रयाग। प्रेम से बोलो, देव प्रयाग। कौन सी नदियों के मिलने से? अलकनंदा नदी के मिलने से और भागीरथी के मिलने से। और सबसे मजे की बात यह है कि इसी देव प्रयाग के पश्चात जो भागीरथी अलकनंदा है, दोनों के नाम हट जाएंगे, अब दोनों एक ही नाम से पुकारी जाएंगी। अब इन दोनों को सम्मिलित रूप से इनका जो मिलन हो चुका है इसके बाद में, इस पर्टिकुलर जलधारा को कहा जाएगा गंगा, जिन्हें हमने मां का दर्जा दिया गया है। तो हमारी मां गंगा का बहाव इसके आगे से देखने मिलता है। उत्पत्ति भागीरथी गंगोत्री से मानी जा रही है मेजर, परंतु नामकरण जो है वो गंगा का देव प्रयाग के बाद से देखने मिलता है। क्लैरिटी है? कोई समस्या इस वाली जगह पर नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये तो हो गया आपके पास में कौन से 5 प्रयाग की कहानी। क्योंकि यहां पर एक और 4 धाम में यमुनोत्री भी लिखा हुआ है, तो इसको भी क्लियर कर देता हूं कि यमुनोत्री ग्लेशियर या बंदर पुछ वाली जगह से पिघलने से एक नदी निकलती है। इस नदी का नाम है यमुनोत्री। से क्या निकल रही होगी? यमुना नदी निकल रही होगी। यही यमुना नदी गंगा में मिल जाएगी, अभी बताऊंगा, सब पढ़ाऊंगा। गंगा में जहां पर मिलेगी उस जगह का नाम है इलाहाबाद, और इलाहाबाद का नाम अभी चेंज कर दिया है योगी जी ने प्रयागराज। और उसको वास्तव में प्रयागराज ही कहा जाता था। क्यों? क्योंकि प्रयागराज मतलब नदियां मिल रही है तो प्रयाग है, परंतु 3 महत्वपूर्ण नदियां मिलती हैं, ऐसा बोलते हैं, गंगा, जमुना और थोड़ा सा अदृश्य रूप में सरस्वती का मिलन होता है, इसलिए इसको प्रयागराज कहा जाता है। जहां पर आपने भी सुना होगा 144 वर्षों के बाद में किसका आयोजन हुआ था भैया? कुंभ का आयोजन किया गया था प्रयागराज में। ठीक है, आगे कहानी समझ में? तो क्लैरिटी है, 5 प्रयागों के बारे में बता दिया और प्रयागराज की भी मैंने आपको कहानी बता दी, सभी का संबंध किस प्रकार से था। तो पहली कहानी, अब हमको कुछ फैक्ट याद रखना है। अब वो फैक्ट कौन कौन से, ध्यान से देखते जाओ, समझते जाएंगे अपन। ठीक है, पहला, गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है? तो पता चल गया। अगर गंगा नदी की कुल लंबाई देखने मिल जाए भारत के साथ संदर्भ में, तो आपको ओवरऑल गंगा की लंबाई देखने मिलेगी 2525 किलोमीटर की। ठीक है, इस वाली जगह से उद्गम हो रहा है, और इसका जो अंतिम सिरा है, जो इसका अंतिम दिन है, वो कहां पर देखने मिलते हैं आपको? बांग्लादेश में। सुनना ध्यान सब, उत्तराखंड से नदी निकल रही है और कई राज्यों से भारत के बह रही है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, जैसे कि बिहार, झारखंड का बहुत छोटा सा इलाका, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, और इसके बाद में ये नदी एक अन्य देश में एंटर कर जाती है, जिस देश का नाम है बांग्लादेश। और गंगा नदी को बांग्लादेश में एक नए नाम से जाना जाता है, जिसको हम कहते हैं पद्मा। क्या नाम है? पद्मा। और यही पद्मा जमुना के साथ मिलती है। जमुना सर कौन सी? यही यमुना नहीं, ब्रह्मपुत्र को आगे पढ़ाऊंगा, ब्रह्मपुत्र को ही बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। दोनों आपस में मिल जाएंगी साथ में। और ये जो गंगा है और ब्रह्मपुत्र है, इस जगह से आ रही है, दोनों मिलकर अरब सागर में गिरते हैं, और अरब सागर बंगाली खाड़ी में गिरते हैं। अरब सागर नहीं, याद रखना कौन सी खाड़ी है? बे ऑफ बंगाल है, अरब सागर इस तरफ है, बंगाली खाड़ी में गिरते हैं। और बंगाली खाड़ी में मिलते समय पर एक दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हैं, जिसका नाम क्या है? सुंदरबन डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो 2 देशों में फैला हुआ है, एक तो भारत, और इसका अधिकांश हिस्सा, लगभग 60% हिस्सा बांग्लादेश में अवस्थित है। तो दोनों की दोनों नदियां बंगाली खाड़ी में गिर रही हैं, और बंगाली खाड़ी में मिलने से पहले पर एक डेल्टा बनाती है, सुंदरबन डेल्टा। जो अरब सागर वाली कहानी थी वो मैं बताऊंगा भी, वो सिंधु के द्वारा है। सिंधु नदी कराची के पास में डेल्टा बनाती है और अरब सागर में गिरती है। तो अरब सागर इधर है और बंगाली खाड़ी का संबंध इन दोनों के साथ में है। ठीक है, तो एक ओवरव्यू मैंने आपको बता दिया। इसलिए क्या कहा जा रहा है कि इसकी पूरी लंबाई मैंने आपको कहानी बता दी, कौन कौन से राज्यों के साथ में संबंध है ये आपको क्लैरिटी से बता दी। हाँ, ये कुछ थोड़ा सा डेप्थनेस क्षेत्र होती है कि जब नदी और उसकी सहायक नदियां होती है ना, उस पर्टिकुलर क्षेत्र को कैचमेंट एरिया कहते हैं, वाटर कैचमेंट एरिया, जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं, नदी का बेसिन कहते हैं। तो इस नदी का पूरा जो कैचमेंट एरिया है वो लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर का है, परंतु भारत में इसका विस्तार कितना है? 8 लाख वर्ग किलोमीटर। क्योंकि मैंने कहा भारत के अलावा कौन सा देश
बांग्लादेश गंगा नदी के साथ में संबंधित है। ये कुछ फैक्चुअल चीज मैंने जो आपको बताई, इन्हीं के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। क्लैरिटी है? तुम्हारा बस एक टास्क है कि जब मेरा भी काम खत्म हो जाया करे ना, तो इस चीज को आराम से, इस पूरी पीपीटी को आराम से गो थ्रू करा करो, ठीक है? सर हमने जब भी चार धाम सुने हैं तो हमने तो उसमें रामेश्वर का नाम भी सुना है, जगन्नाथपुरी का नाम भी सुना है। याद रखना वो भारत के चार धाम है ओवरऑल, और जो गंगोत्री, जमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ है, ये उत्तराखंड के चार धाम है। दो अलग अलग भाषा है। भारत के चार धाम, भारत के चार धाम भी सुन लो, शंकराचार्य जी के साथ में संबंधित है। चार अलग अलग पीठ स्थापित किए गए हैं, जैसे कि बद्रीनाथ, ठीक है, ये विष्णु जी के चार धाम कहलाते हैं, विष्णु जी के साथ संबंधित है बद्रीनाथ वाला इलाका। साउथ में जब चले जाओगे तो यहाँ पर रामेश्वरम है। भले ये ज्योतिर्लिंग है, मगर भगवान श्री राम ने इसकी स्थापना करी थी, इसलिए विष्णु भगवान के साथ कनेक्शन बताते हैं। पश्चिम में भगवान श्री कृष्ण की भूमि द्वारका, और जब पूर्व की तरफ में जाओगे तो जगन्नाथपुरी, यहाँ पर रथ यात्रा निकाली जाती है। कौन सी यात्रा? रथ यात्रा। और कौन से भगवान है यहाँ पर? जगन्नाथ टेम्पल है, जगन्नाथ मंदिर है, महानदी इसके आसपास में है। तो ये विष्णु जी के चार धाम है। क्यों बताना जरूरी है? क्योंकि जब आर्ट एंड कल्चर आप इतिहास में पढ़ते हो तो इनमें से भी कई सारी चीज आती है। यहाँ पर कई सारे मठ स्थापित किए गए हैं आदि गुरु शंकराचार्य जी ने, जिनको अपन बोलते हैं ये अद्वैत वेदांत के रचनाकार हैं। हमको इन्होंने अद्वैत वेदांत, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या के बारे में हमको बताया था, ठीक है? तो ये पंच प्रयाग है। देखो जरा एक बार फोटो देख लो इस वाली जगह पे, बड़ा शानदार जगह है यार। कि शायरी भी ऐसी ऐसी है ना कि उलझकर तेरी जुल्फों में यूं आबाद हो जाऊं, कि लखनऊ का मैं अमीनाबाद हो जाऊं। मैं यमुना की तरह निहारूं ताज को कब तक, कोई गंगा मिले तो इलाहाबाद हो जाऊं या प्रयागराज हो जाऊं। क्या कहा है? या मैं यमुना की तरह निहारूं तन्हा ताज को कब तक, कोई गंगा मिले तो प्रयागराज हो जाऊं। तो प्रयागराज वाले भी इस बात को सुनिएगा कि ये जो प्रयागराज बन रहा है, पहले गंगा आएंगी। गंगा कहां पर? भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से गंगा नदी का हम इनको आगे नामकरण इसको मानते हैं। क्लियरिटी है? तो पंच प्रयागों के बारे में मैंने कहानी बता दी, ठीक है? जय गंगा मैया, बड़ा सम्मान है, क्योंकि संस्कृति का पालन पोषण नदियां ही करती हैं, ठीक है? ये टेहरी बांध है जो हाईएस्ट डैम है, ठीक है? भारत में कई सारे और डैम्स हैं, एक आध नाम इसमें लिखे हुए तो बता देता हूं मैं आपको। सलाल डैम चिनाब नदी के साथ में, भागीरथी नदी और भिलंगाना पे टेहरी डैम है। भाखड़ा नागल डैम भी आप सतलज नदी के साथ में है। सरदार सरोवर डैम नर्मदा नदी के साथ में है। हीराकुंड डैम आपको महानदी के साथ देखने मिल जाएगा। तो कई सारे भारत में डैम और कई सारी नदियों के बारे में मैंने आपको बता दिया क्लैरिटी के साथ में। जितने फैक्ट हो सके ना ध्यान रखना, ठीक है? अब इस वाली पर्टिकुलर जगह पे जाओ, एक बार इस जगह पे दृष्टिकोण में देखोगे तो आपको अब पता चलेगा गंगा नदी का अपवाह तंत्र। क्योंकि मैंने क्या कहा? गंगा और इसमें इसकी सहायक नदियों को ऐड कर दो। सहायक नदियां बहुत जरूरी है, तभी तो एक पूरा तंत्र बन के सामने आएगा, ड्रेनेज सिस्टम सामने निकल के आएगा। देखो भैया ध्यान से देखते जाना, इस वाले इस जगह से बता रहा हूं, गंगा नदी निकली 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 निकली, बंगाली खाड़ी में गिर गई, जो जगह चमक रही है, ठीक है? अब जो जगह चमक रही है, इसके नीचे से जितनी भी नदियां इसमें मिल रही हैं, इसकी तरफ से देखो, यमुना नदी मिल रही है, सोन नदी मिल रही है। तो ऐसी नदियां जो इसके पर्टिकुलर सीधे हाथ से मिल रही हैं, इनको अपन कहेंगे राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, दाएं भाग की सहायक नदियां। और जो ऊपर से आ रही हैं, हम ऐसे जा रहे हैं तो ये सीधा हाथ है, ये उल्टा हाथ है, तो इन्हें क्या कहा जा रहा होगा? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, ये बाएं भाग की सहायक नदियां हैं, ठीक है? तो सहायक नदियां कितने टाइप की हो सकती है? दो हो सकती हैं, राइट और लेफ्ट। सर इतना याद रखना पड़ेगा क्या? मेजर मेजर चीज याद रख लो, इतना कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, कितना सिंपल तो है, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि ये नदी है और नदी के सीधा हाथ और उल्टा हाथ की कहानी आ गई, ठीक है? एक बार मैं नाम जरूर बता देता हूं, फिर एक एक करके चर्चा करेंगे जितना तुम्हारे काम की चीज होगी, ठीक है? अगर हम बात करें दाएं भाग में, दाएं भाग में कई नदियां हैं, परंतु उनमें से दो बहुत फेमस है दाएं भाग में। जैसे मैंने अभी बताया यमुना नदी, कोई गंगा मिले तो प्रयागराज हो जाऊं, यहाँ पर प्रयागराज है, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में प्रयागराज देखने मिलता है। फिर एक नदी है दाएं भाग की सहायक नदी, सोन नदी, पढ़ेंगे अपन, सोना मिलता है यहाँ से। टोंस तमसा नदी का भी संबंध गंगा के साथ माना जाता है, जो सतना कैमूर मैयर के पास से ओरिजिनेट होती है, परंतु वो गौण नदी है, तो अपन इसमें मेजर मेजर की बात कर रहे हैं। अगर बाएं भाग की बात करें तो रामगंगा, गोमती,
घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा, ये लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरी है जिनके बारे में आज हमको क्लास में चर्चा करना है। ठीक है, अब एक एक करके चर्चा करते हैं। इस पूरी जगह पर याद रखना, देखो इसको लास्ट में पद्मा भी कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये पूरी कहानी को मैंने बता रहा हूं और एक सबसे मेजर बात बताऊंगा कि इन सभी में ये इसके आने वाले संबंध में कौन विश्वासघातिनी नदी कहा जाएगा। एक प्रश्न पूछ रहा हूं फिर आंसर मिलेगा। विश्वासघातिनी नदी किसको कहा जाता है, जरा देखेंगे अपन, समझेंगे कहानियों को। ठीक है, पहली सबसे महत्वपूर्ण नदी यमुना नदी। ठीक है, यमुना नदी का संबंध कहां से था, मैंने बताया था उत्तराखंड में ही पहुंच जाओ। कहां पर, उत्तराखंड में एक जगह है यमुनोत्री हिमनद, जगह का नाम अगर जानना है तो बंदर पुंछ क्षेत्र आपको देखने मिल जाएगा। उसी वाली जगह से किसका उद्गम होता है, यमुना नदी का उद्गम होता है। देखो यमुना नदी निकल रही है। ठीक है, जैसे ही ओरिजिनेट होती है उसके बाद में देखो यहां पर हिमाचल प्रदेश की बॉर्डर आ गई, यहां पर कौन आ गया, हरियाणा, बीच में कौन है, दिल्ली, और ऐसे होते 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 फिर ये उत्तर प्रदेश में जाती है और उत्तर प्रदेश में प्रयागराज प्रयागराज नामक स्थान पर, जिसको अपन इलाहाबाद के रूप में भी जानते थे, उसी जगह पर गंगा में मिलती है। ठीक है, दाएं हाथ की सबसे प्रमुख नदी है और लंबी नदी सहायक नदी के रूप में इसी को मान्यता दी गई है, याद रखना इस बात पे। ठीक है, परंतु यमुना नदी के बारे में दो तीन बातें आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो आप फोटो आज वर्तमान में देख पा रहे हैं कि ये कई सारे आस्थावान श्रद्धालु लोग, ये छठ पूजा का चित्र है। छठ पूजा आप सभी को पता है बिहार के माध्यम से मनाया जाता है और बिहार के कई सारे लोग दिल्ली में हैं रोजगार की तलाश में, और दिल्ली का संबंध यमुना नदी के साथ में तो है ही, जमुना पार बोलते हैं ना। अब यमुना नदी का एक फोटो दिखा रहा हूं मैं जो दिल्ली के यहां पर है। ये भोले भाले लोग अपने आस्था के चलते ये यमुना नदी में पूजन कर रहे हैं, छठ पूजा कर रहे हैं, परंतु इनके सामने जो आपको झाग देखने मिल रहा है, ये झाग वास्तव में इनको लग रहा है कि बड़ी सही चीज है, चमत्कार हो गया। परंतु जानकर आश्चर्य होगा ये यमुना के अत्यधिक प्रदूषण को सूचित कर रहा है। ये कह रहा है कि इस पानी के अंदर में फास्फोरस की मात्रा बहुत ज्यादा हो चुकी है, यहाँ पर अमोनिया की भी मात्रा बहुत ज्यादा हो चुकी है, इतना प्रदूषित ये पानी हो चुका है। आपने देखा होगा ना, आप डिटर्जेंट यूज करते हो, उस डिटर्जेंट में कितने तो केमिकल होते हैं तब जाके उसमें झाग बनता है। सामान्य पानी में भी झाग बन सकता है पर इतना नहीं, जब उसमें प्रदूषणकारी तत्व पॉल्यूटेंट्स मिले होंगे तब जाकर ये कंडीशन देखने मिलेगी। सोच के देखो, क्या अगर इस पॉल्यूटेड पानी में नहाया जाएगा, ये व्यक्ति जो नहा रहे हैं, क्या कोई व्यक्ति इस पानी को पिएगा, क्या उसका स्वास्थ्य सही होगा? आंसर है नहीं सही होगा। और यही सबसे बड़ा प्रश्न है कि भारत के अंदर में, मेरे को बोलकर थोड़ा सा बुरा लग रहा है, आप बताना आप मेरे विचारों से सहमत हो या नहीं। भारत में नदियों को मां तो कहा जाता है, उसकी पूजा तो की जा रही है, परंतु इन्हीं लोगों में से कई सारे लोग ऐसे हैं जो एक तरफ तो इसे मां का दर्जा देते हैं परंतु दूसरी तरफ इसके प्रदूषण में कोई कमी नहीं कर रहे, लगातार मात्रा में प्रदूषण को बढ़ाए जा रहे हैं, अलग अलग तरीकों से प्रदूषण बढ़ाया जा रहा है। फिर कहते हैं हम तो भैया मां मानते हैं। अरे ये तो पाखंड हो गया ना भैया। एक तरफ तुम बोल रहे हो मां, तो भैया फिर संरक्षण करो, बचाओ, सुरक्षित करो। पोल्यूशन का स्तर बढ़ क्यों रहा है, कमी की जाएगी ना उसके अंदर में। तो आप क्या मेरी बात सहमत है, मुझे मैसेज करके बताना, और क्या तरीका इसका हो सकता है ये भी जरा बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कई सारा फॉस्फोरस का प्रदूषण, अमोनिया का प्रदूषण, ये सारी कहानी देखने मिल जाएगी। और थोड़ा दुख होगा आपको सुन के कि इतनी ज्यादा प्रदूषित नदी है कि इसे वैज्ञानिकों के द्वारा जैविक रूप से मृत घोषित कर दिया गया है। मतलब एक ऐसी नदी जहां पर अब जीवन बहुत बड़े स्तर पर नहीं होगा, यहाँ की जितनी भी जंतु जानवर इसके अंदर होंगे, यहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी होगी, याद रखना बायोडाइवर्सिटी जो होगी, जैव विविधता होगी, वो बढ़ेगी नहीं, वो लगातार कम ही होगी। मानव को तो नुकसान होगा ही होगा। फिर कैसे आप बोलते हो कि सर हम तो बढ़िया दारू बीड़ी सिगरेट नहीं पीते, दारू नहीं पीते, फिर हमारे शरीर में समस्या कहां से आ रही है, हमको बीमारियां क्यों हो रही है? क्योंकि तो जो तुम पी रहे हो, तुम इतना पोल्यूटेड पानी पी रहे हो, तुमने उसको इतना पोल्यूट कर दिया है, प्रदूषित कर दिया है कि वही अपने आप में बड़ा नुकसानदायक है।
तो हमारा पहला, प्लीज मैं सबसे निवेदन कर रहा हूं, किसी ना किसी तौर पर कभी भी जाएंगे तो नदियों का संरक्षण हम सभी का दायित्व है, इस बात को याद रखा जाए। ये क्लास के पढ़ने के साथ, एग्जाम के पढ़ने के साथ हम सभी का एक नैतिक दायित्व भी है। तो जैविक रूप से मृत घोषित कर दिया गया है। अब मेन कहानी है सर, इस नदी किनारे पर एक फैक्चुअल कहानी, कौन कौन से शहर हैं? तो आगरा, ताजमहल देखने जाते हो तो उसी के पास में देखने मिल जाएगा। मथुरा शहर, भगवान श्री कृष्ण का संबंध जमुना से बताई जाता है, जमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी, सुना होगा। तो जमुना, मथुरा भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। इवन दिल्ली का भी लेना देना आपको यमुना नदी से देखने मिल जाएगा। क्लैरिटी इस जगह पे। अगर बात करें सर, इस यमुना नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है, यमुना की ट्रिब्यूटरी किसको माना जाए? तो जैसे कि पहले वाले फोटो में ही था, पहले वाला फोटो निकालता हूं, उसमें क्लैरिटी से देखने मिल रहा है। इस जगह पर देखो, यमुना की जो मेजर सहायक नदियां हैं, जो मुख्य जो आपको सहायक नदियां देखने मिलती हैं, रेड कलर से मार्क करता हूं, ये देखने मिल रही है आपको। इधर की तरफ देखो, ये चंबल नदी, चंबल मध्य प्रदेश के जाना पांव से चंबल निकलती है। चंबल में कई सारी नदियां मिलेंगी, बनास, काली सिंध, पार्वती नदी, और ये जाकर मिल जाएंगी कहां पर भैया? यमुना के अंदर में, ठीक है। वैसे ही आपको आगे देखने मिल रही है सिंध, एक महत्वपूर्ण नदी है, बेतवा नदी, इसको वैत्रवती के रूप में जाना जाता है, विदिशा रायसेन वाली जगह पर आपको देखने मिल जाएगी। एक नदी है केन, इन दोनों को जोड़ा भी जा रहा है, केन बेतवा लिंक परियोजना, बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी मिल जाए इसलिए काम किया जा रहा है, ठीक है। तो केन, बेतवा और आपको यहाँ पर चंबल, ये सारी सहायक नदियां किसकी है? यमुना की, और यमुना जाकर मिल जाती है गंगा के अंदर में, इस बात को याद रखना। एक और छोटी नदी है उत्तराखंड में, टोंस, हिंडन, इनको भी सहायक नदी माना जाता है, माहे, पर वो छोटी नदियां हैं, ठीक है। क्लैरिटी है, मैंने महत्वपूर्ण बड़ी बड़ी नदियों की बात कर ली, ठीक है। तो आपके सामने यमुना के बारे में मैंने महत्वपूर्ण चीजों को बता दिया, याद रखिएगा, इस पूरे दृष्टिकोणों को काम आएगा आपके समय पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा होगा, जो जो नाम लिखे हैं इसको याद कर दे जाना। नेक्स्ट नाम जो हमारे पास में है वो है सोन नदी का। किसका? सोन नदी का। अब ये सोन नदी के बारे में बात करते हैं कि सोन नदी का उद्गम कहां से होता है। तो उद्गम के लिए पहुंच जाओ तुम लोग मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सीमा पर। अब जब मैं, आपने मेरे ज्योग्राफी अगर पढ़ा होगा डेप्थ में, तो मैं आपको बार बार बोलता हूं कि इस पर्टिकुलर जगह पर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का विस्तार है। और अगर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को आप मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर देखोगे तो यहां पर उसको कहते हैं मेकाल। क्या बोलते हैं? मेकाल पर्वत श्रेणी या मेकाल की पहाड़ी, मेकाल हिल्स। और ये किसका भाग है? इट इज अ पार्ट ऑफ सतपुड़ा माउंटेन रेंज, सतपुड़ा माउंटेन रेंज। और मेकाल के अंदर की जो प्रमुख चोटी है उसका नाम है अमरकंटक। क्या नाम है? अमरकंटक। अमरकंटक से दो बहुत जरूरी नदियां निकली। जो पश्चिम की तरफ नदी जा रही है, इस नदी को हम जान रहे हैं मां नर्मदा के रूप में, सरदार सरोवर बांध बताया था इसी पर है। एक नदी जो उत्तर की दिशा में जा रही है, मतलब ऊपर की तरफ जाती है, मध्य प्रदेश और इस पर्टिकुलर जगह से होते होते बिहार में जाकर गंगा से मिलती है। याद रखना, बिहार में सोनपुर नामक एक जगह है, बिहार में सोनपुर नामक एक जगह पर गंगा से मिलती है। अर्थात सोन नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की। और कहां पर मिल रही है इस बात को याद रखना, बिहार के अंदर में मिल रही है। देखिए यहाँ पर सोनपुर नामक नदी पर गंगा से मिल जाती है। सोन क्यों कहा जाता है? क्योंकि पहले के समय पर यहाँ पर सोने के प्लेसर निक्षेप मिलते हैं। प्लेसर निक्षेप का मतलब होता है गोल्ड डिपॉजिट। देखो सोना दुनिया में है ना, दो तरह से पाया जाता है गोल्ड। एक तो माइंस में पाया जाता है, जैसे कि आप केजीएफ चले जाओ, मूवी देखिए केजीएफ, रॉकी भैया की, सलाम रॉकी भाई, ऐसा करता है यूं। तो केजीएफ उस बंदे का नाम नहीं था, कोलार गोल्ड फील्ड थी कर्नाटक में जो खदानें हैं। और सोना दूसरी टाइप से मिलता है, जो नदियों के द्वारा लाए गए सेडिमेंट्स होते हैं, अवसाद होते हैं, उसमें भी सोना मिलता है। तो उसको बोलते हैं प्लेसर निक्षेप। तो इसको पहले मिलते थे, अब तो कम मिलते हैं सर, हम भी निकाल लें क्या? देखो ये देखो, दोनों ने मिट्टी मिट्टी निकाली और दोनों की मिट्टी के बाद में इतना इसके पास में सोना आ गया, तो भैया अच्छी बात है। अपने पास इतना टाइम नहीं है भैया। सर सोन नदी के बारे में और क्या याद रखें? सोन नदी की एक सहायक नदी है, महत्वपूर्ण सहायक नदी है, सहायक नदी का नाम है रिहंद। और इसी रिहंद नदी पर एक बांध बनाया गया है दो राज्यों के बीच में। देखिए ध्यान से, इस वाली जगह पर आपको देखने मिल जाएगा, सोन नदी जा रही है जा रही है जा रही है, और इसकी सहायक नदी है रिहंद नदी। और इन दोनों की पर्टिकुलर जगह पर जो आप देखोगे ना, तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर क्या देखने मिल जाएगा? रिहंद बांध। और इसी रिहंद बांध के पास उत्तर प्रदेश के तरफ में आपको एक सागर देखने मिल जाएगा जिसका नाम है
गोविंद बल्लभ पंत सागर, क्या नाम है इसका? गोविंद बल्लभ पंत सागर। तो भैया सोन नदी की सहायक नदी है रिहंद नदी पर रिहंद बांध, और रिहंद बांध के पास एक जलाशय या सागर है गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। क्लैरिटी इस वाली जगह पर, कोई समस्या नहीं। एक चीज और बता देता हूं तुमको, इससे संबंधित एक और चीज बताता हूं, क्योंकि सोन नदी का लेना देना देखो मध्य प्रदेश के साथ में भी देखने मिल रहा, ठीक है, उत्तर प्रदेश में भी देखने मिल रहा है, और फिर बिहार में भी देखने मिल रहा है, ठीक है। तीन मेजर राज्य हैं, तो तीन राज्यों के बीच में यहाँ पर, तीन स्टेट के बीच में एक संयुक्त परियोजना बनाई गई है, एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट बनाया गया है, उसको कहा जाता है बाण सागर परियोजना। बाण सागर परियोजना, बाण सागर प्रोजेक्ट। तो पहली कहानी सोन नदी पर है, और दो राज्य नहीं, तीन राज्य हैं, मध्य प्रदेश, बिहार तो हो गई होगा, और फिर उत्तर प्रदेश, तीन राज्यों ने मिलकर काम करा है। तो बाण सागर परियोजना का नाम बाण सागर ही क्यों पड़ा, इसका भी रीजन है, इतिहास में इसका आंसर मिलेगा। एक राजा था हर्षवर्धन, गुप्तोत्तर काल में बड़ा अच्छा ताकतवर राजा रहा, और इनके कवि थे राजकवि बाण भट्ट, इनके दरबारी कवि थे बाण भट्ट, और उन्हीं के, ऐसा बोलते हैं वो क्षेत्र इसी क्षेत्र से रिलेटेड थे, तो उन्हीं के नाम पर जगह नाम पड़ गया है, बाण सागर परियोजना नाम पड़ा है, ठीक है। इतनी कहानी ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम बात करें अब दाएं हाथ की, तो कहानी हो गई। वैसे पुनपुन एक छोटी नदी है, टोंस तमसा एक नदी है। अगर लेफ्ट तरफ की पहली सहायक नदी की बात करें, तो हम सबसे पहले देखते हैं रामगंगा को। किसको देखते हैं भैया? रामगंगा को। बहुत ध्यान से देखते जाइएगा, पहली नदी का नाम क्या है? रामगंगा। राम तेरी गंगा मेली हो गई पापियों के पाप धोते धोते, परंतु ये रामगंगा ही है, ठीक है। देखो यहां पर इस वाले डायग्राम में देखो, उत्तराखंड से ओरिजिन हो रहा है इसका, हिमालय नदी है ये, उत्तराखंड से ओरिजिन हो रहा है, और उत्तर प्रदेश में जाती है। उत्तर प्रदेश में एक जगह है, जब आप उत्तर प्रदेश की तरफ में देखोगे ना, तो उत्तर प्रदेश में कन्नौज के पास कौन सी जगह है? कन्नौज। कन्नौज का नाम आपने सुना होगा कई जगह पर, जयचंद के कारण सुना होगा, पृथ्वीराज चौहान और वो सभी पे कन्नौज। तो यह नदी कन्नौज के पास किसे मिल जाती है? गंगा नदी मिल जाती है। और उद्गम कहां पर हुआ? उत्तराखंड में एक जिला है गढ़वाल जिला, कुमाऊं और गढ़वाल जिले का नाम सुना होगा। इसी कुमाऊं गढ़वाल जिले से हिमालय क्षेत्र से इस नदी का उद्गम हुआ, और कन्नौज के पास में किससे मिल गई? उत्तर प्रदेश में गंगा से मिल गई, ठीक है। बहुत जरूरी, बहुत महत्वपूर्ण एक पॉइंट बता रहा हूं तुमको। इस नदी के किनारे पर एक नेशनल पार्क है, जो भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क माना जाता है। नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। पहले नाम कुछ और था, फिर बाद में जिम कॉर्बेट हो गया। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रामगंगा नदी के किनारे पर, इतना याद रखना। और इसने एक मैदान का निर्माण करा, रोहिलखंड का मैदान, वो इसी जगह पर अवस्थित है, रोहिलखंड का मैदान। इट इज अ पार्ट ऑफ गंगेटिक प्लेन, गंगा के मैदान का ही पश्चिमी भाग है उत्तर प्रदेश के अंदर में रोहिलखंड। तो रोहिलखंड की महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? रामगंगा, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अगर आगे की तरफ बात करें, तो हमारे पास में सेकंड नदी आ रही है गोमती नदी। बहुत काम की नदी है भी। कौन सी नदी है? गोमती नदी। सर इसका उद्गम कहां से हो रहा है? तो इसका उद्गम हो रहा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में देखो ध्यान से, ये उत्तर प्रदेश है, और गोमती आपको थोड़ा सर्च आउट करना पड़ेगा। यहाँ पर ये देखो आ गई है रामगंगा, और पर्टिकुलर ये जगह जो है, ये जगह का नाम है पीलीभीत जला। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है ये? पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट। इसी पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट से अपनी गोमती नदी निकलती है। वो गोमती नदी देखो, ये यहाँ पर एक प्लेन देखने मिल रहा है, अवध का मैदान। अवध का मैदान इज ऑल्सो पार्ट ऑफ गैंगेटिक प्लेन इन उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पास में है। तो लखनऊ के पास से होते होते आगे बढ़ती है, और फिर जाकर मिल जाती है किसमें? गंगा में मिल जाती है। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ, पीलीभीत जिले में उत्तर प्रदेश से इस नदी का उद्गम हुआ। कौन कौन से महत्वपूर्ण शहर स्थित हैं? तो अभी हाल मैंने कहा, उत्तर प्रदेश की कैपिटल, नवाबों का शहर लखनऊ, आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगा। और एक और मिर्जापुर देखोगे ना, तो उसमें सुना होगा जौनपुर की गद्दी। देखे हो मिर्जापुर? देखे होगे। मिर्जापुर में जौनपुर की गद्दी भैया, क्या नाम था उसका? सुशांत, क्या नाम था? कट्टों का व्यापार होना चाहिए भैया, मुन्ना भैया। तो जौनपुर की गद्दी कौन संभालेगा? तो जौनपुर की गद्दी संभालने का छोड़ो आप, गोमती नदी जौनपुर और लखनऊ की, मतलब उसके किनारे पर अवस्थित है, याद रखना। और कौन सा मैदान बनाया था? अवध का मैदान बनाया था, इस बात को याद रखना। ये 3 पॉइंट गोमती नदी के लिए बहुत ज्यादा फेमस थे, बाएं हाथ की सहायक नदियों के अंदर में इसको काउंट किया जा रहा है, ठीक है।
अगर बात की जाए किसकी, अगर बात की जाए भैया हमारे सामने एक नदी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, अच्छा 3 नदियों को एक कंबाइंड रूप से बताता हूँ तुमको पहले मैं, फिर थोड़ा सा तुमको क्लैरिटी आएगी। इधर वाली जगह पे देखना, 3 नदियां बड़ी काम की हैं। एक है घाघरा जिसके बारे में बहुत कम पढ़ते हैं लोग, गंडक, और फिर एक कोसी। इनके बीच में एक तरीका बताता हूं कि जो बीच की नदी है ना, मध्य की नदी है, उसका लेना देना, उसकी उत्पत्ति नेपाल से मानी जाती है। और घाघरा और कोसी दोनों आइट साइड की जो नदियां होंगी वो तिब्बत से निकल रही हैं। तो पहला पॉइंट, घाघरा नदी का उद्गम कहां से हो रहा है? तो आंसर है नेपाल के भी पार, हिमालय के भी पार, तिब्बत के पठार से इस नदी का उद्गम माना जाता है। तिब्बत का पठार मतलब क्या, जरा आप देखोगे ना तिब्बत का पठार, वो बना के बताता हूं मैं आपको कि अगर आप भारत के संदर्भ में देखो तो ये आपको ये हिमालय देखने मिल जाएगा। हिमालय के ऊपर में इस वाली जगह पर विश्व का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पठार फैला हुआ है जिसका नाम है तिब्बत का पठार। और पामीर का पठार, कुछ लोग इसी को इसका हिस्सा मानते हैं, इसलिए विश्व की छत इसको भी बोल सकते हैं, पामीर को भी बोल सकते हैं। ऊंचाई लगभग इसकी 5000 मीटर की है। कितनी है? 5000 मीटर की है, याद रखना इस बात को। और क्योंकि बहुत ऊंचा है, यहाँ पर कई सारे ग्लेशियर होंगे, और कई सारे ग्लेशियर होंगे तो कई सारी नदियों का लेना देना इससे होगा। भले आप पश्चिम में तरफ, पूर्व से पश्चिम की तरफ जा रही सिंधु नदी की बात कर लो, सतलज की बात कर लो, एग्जैक्टली नहीं, परंतु हाँ कुछ लेना देना आपको इस पर्टिकुलर तिब्बतियन क्षेत्र से देखने मिल जाएगा। पूर्व में जा रही ब्रह्मपुत्र की बात कर लो, या चाइना की कई सारी नदी, चाइना की महत्वपूर्ण नदियों का नाम क्या है? आपने हवांगो का नाम सुना होगा, हवांगो। और आपने यांगसी कियांग का नाम सुना होगा। वो सारी की सारी नदी, साउथ ईस्ट एशिया में आप जाओगे तो साउथ ईस्ट एशिया में आपको मेकोंग नदी देखने मिल जाएगी, मेकोंग रिवर। यूपीएससी ने बार बार क्वेश्चन भी पूछा है इससे, मेकोंग रिवर से। तो ये कई सारी नदियों का उद्गम आपको तिब्बत का पठार से ओरिजिनेट होते हुए देखने मिलती हैं। तो तिब्बत का पठार बड़ा जरूरी है भैया, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और इसी तिब्बत के पठार क्षेत्र से जो आपको यहाँ पर पर्टिकुलर नदी देखने मिल रही है, वो जगह देखो, इस पर्टिकुलर जगह पर इस नदी का नाम क्या है? आपकी घाघरा नदी है, ठीक है। ये जगह पे आपको देखने मिल रही है घाघरा नदी। यहीं पर अवस्थित है गुरला मानधाता मानसरोवर, इधर आ रही है, ठीक है। अब उतने डेप्थ में नहीं जा रहे, समय चले आएगा हमारा। अब मेन कहानी है, अगर ये भारत में इंटर करेगी तो भारत में इंटर करने के लिए इसको नेपाल तो क्रॉस करना पड़ेगा। और नेपाल को क्रॉस करने के लिए, तो नेपाल जैसे ही क्रॉस करती है तो नेपाल में इसका एक नया नाम आता है, इसको कर्णाली कहा जाता है। क्या बोलते हैं? कर्णाली। तो याद रखना, कर्णाली किस नदी को कहते हैं? तो दादा नेपाल में ही घाघरा नदी को ही कर्णाली कहा जाता है, ठीक है। इस नदी की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसकी दो सहायक नदियां बड़ी महत्वपूर्ण हैं। तो दो तीन नाम आपको बता दूंगा। सबसे एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है, ये जरा देखो, ये है नेपाल और ये है उत्तराखंड। मेरी लोकेशन पे जरा ध्यान से देखोगे तो क्लैरिटी आएगी। ये है नेपाल और ये है उत्तराखंड। दोनों की बॉर्डर पर जो अवस्थित है, बिल्कुल जो दोनों की अंतरराष्ट्रीय सीमा को बना रही है, इस नदी का नाम है शारदा नदी। और इसी शारदा नदी को भी हम कहते हैं काली नदी। बड़ा विवाद है इसकी ओरिजिन को लेकर। अभी नेपाल ने मालूम है क्या हरकत करी? नेपाल ने भारत के 3 क्षेत्र, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी, काला पानी भी इस वाले क्षेत्र में अवस्थित है, वो काला पानी की सजा मिलती है वो नहीं, अलग इलाका है उत्तराखंड में। इसको अपने नोट का हिस्सा बता दिया, अपने नेपाल का हिस्सा बता दिया नेपाल ने, चाइना के कहने पर। और उसका रीजन था, ये शारदा नदी के उद्गम केंद्र को लेकर बड़ा विवाद है कि इसके पश्चिम वाला इलाका भारत माना जाएगा, पूर्व वाला भाग नेपाल माना जाएगा। ये अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है शारदा नदी, याद रखना इसको। अब जो शारदा नदी है तुम्हारे सामने, शारदा नदी है, ये किसकी सहायक नदी है? घाघरा की। घाघरा किसकी सहायक नदी है? गंगा की, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम बनता है। दूसरी नदी का नाम है सरजू नदी। सरजू नदी का नाम सुना होगा ना, सरयू नदी। सरयू नदी के किनारे पर हमको क्या देखने मिल जाता है? हमारे भगवान श्री राम का प्रमुख क्षेत्र अयोध्या देखने मिल जाता है। क्या देखने मिल जाता है? अयोध्या देखने मिल जाता है। तो अयोध्या कौन सी नदी के किनारे पर है? सरयू नदी के किनारे पर है। शारदा नेपाल से निकलती, काली नदी कहते हैं। और एक और नदी आपको घाघरा की साइड दिखने मिलेगी, राप्ती। राप्ती किनारे पर एक जगह है गोरखपुर। योगी जी का लेना देना है यहाँ से, गोरखपुर क्षेत्र। तो गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे पर है। तो ये सारे के सारे नाम मैंने आपको बता दिए। इस पर्टिकुलर आप पीपीटी में भी देख सकते हो, तिब्बत के पठार से निकली और जाके मिल रही है। तो राप्ती, सरयू और शारदा इसकी सहायक नदी है, ठीक है।
ये बाद में जाकर, ये जो नदी है ना, बाद में जाकर कहाँ पर मिल जाएगी भैया, देखो पर्टिकुलर ये नदी यहाँ पर एंटर कर रही है, फिर बिहार के तरफ में जाकर गंगा की तरफ में इसका समागम हो जाएगा, मिलन हो जाएगा और गंगा की महत्वपूर्ण नदी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। कुछ भी कंफ्यूजन हो तो मैसेज करके पूछ लेना, दिक्कत दुख दरिद्रता नहीं आना चाहिए जीवन में। नदी का नाम है गंडक नदी। कौन सी नदी? गंडक। और मैंने कहा था मध्य वाली नदी का उद्गम नेपाल से ही माना जाएगा। कहां से? नेपाल से। देखो जरा लोकेशन, ये नेपाल दिख रहा है आपको, नेपाल, और नेपाल के ऊपरी सिरे से गंडक नदी का उद्गम होता है। और ये भी पटना के पास में ही, पटना के पास में ही बिहार में, किसमें? गंगा में मिलती है। ठीक है, इसके अंदर में थोड़ा सा आपको कहानी में बताता हूं आपको। बड़ा शानदार इसका कॉन्सेप्ट है इसके नदी के बारे में। गंडक नदी के कई सारे नाम हैं। जैसे गंडक नदी को नेपाल में कहा जाता है शालिग्राम या सालग्राम, और जैसे ये मैदानों में बहती है वैसे ही कहा जाता है इसको नारायणी या सप्त गंडकी। ऐसे कई सारे नाम हैं, बड़े काम की है। ठीक है, नेपाल और बिहार की महत्वपूर्ण नदी है। इसके पीछे पौराणिक कथा क्या है? पौराणिक कथा ऐसी मानी जाती है कि आपने जब अगर पौराणिक शास्त्र पढ़े होंगे तो आपने भी घर पे, आप जब गांव में रहते हैं, कहीं पर रहते हैं, तो आपने ऐसे स्टोन्स, ऐसे पत्थरों की पूजा होती हुई देखी होगी। इन्हीं को शालिग्राम कहा जाता है। भगवान विष्णु के साथ में इनका रिलेशन है। और तुलसी जी के पौधे के अंदर में यहाँ पर आपको शालिग्राम के पत्थर देखने मिल जाएंगे, जिनकी पूजा होती है आज भी, मैंने भी करी है। इसके पीछे एक कहानी ऐसी है कि एक राक्षस था। अब बहुत ज्यादा काम की तो नहीं, मगर मैं शॉर्ट में बता देता हूँ ताकि याद रह जाए। शंखचूड़ का राक्षस नाम का राक्षस था। इसको वरदान वरदान मिल गया था, तो भगवान से मिलके बोलता है कि भगवान मेरे को अमरता का वरदान दे दो। उन्होंने बोला बेटा नॉट पॉसिबल, दूसरा कुछ ट्राई कर ले। तो बोला कि मेरी पत्नी बड़ी पतिव्रता है, तो जब तक ये पतिव्रता रहेगी तब तक मैं ना मरूं। तो ठीक है, तो फिर ये मरी नहीं ना, मरी ना, तो ऐसा कुछ वो किया गया था, क्योंकि इसने बहुत पाप बढ़ा दिए थे, दुराचार कर रहा था, मतलब लोगों को नुकसान पहुंचा रहा था। तो ये अपने भगवान विष्णु जी के पास लोग जाते हैं, तो भगवान विष्णु जी ने ऐसा वो करके इसको मरवाने का एक प्लानिंग बना दी थी, क्योंकि बड़ा बेकार आदमी था। फिर इसकी पत्नी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया था कि आप है ना एक स्टेचू बन जाओ, एक तरह का पत्थर की तरह बन जाओ। और तभी से भगवान ने कहा कि चलो मैं पत्थर के रूप में अब वो लेता हूँ, वास लेता हूँ, और उसी को शालिग्राम कहा जा रहा है। और इसी कारण हम शालिग्राम भगवान की पूजन करते हैं। ठीक है, तो कहानियां जो होते हैं आप लिखकर या एग्जाम में आपको नहीं आएंगी, मगर ये कहानियां तुमको, ये जो पौराणिक कथाएं हैं, कहानी की जगह पर मेरे को क्या बोलना चाहिए, पौराणिक कथाओं का संबंध जो है ना, वो अब याद रखने में आपको काम आ सकती है। तो अब आपको क्लैरिटी आ रही होगी, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इसके नाम शालिग्राम नारायणी क्यों है। क्लैरिटी है, इस पर्टिकुलर जगह पे याद रखना। और कहीं कहीं पर इसको सदानीरा भी कहा गया है। ठीक है, तो बस तुमको याद रखना है ये बिहार में मिल जा रही है। बिहार में कहां पर, किससे मिल जा रही है? बिहार के अंदर में गंगा से मिल जा रही है। याद रख पाओगे कि नहीं रख पाओगे? इसको नीचे कर देता हूं मैं, ताकि तुम्हारे लास्ट में सही मामला बन जाए। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि अपने पास में समय का अभाव है और पूरा ये क्षेत्र विशेष कवर करना है हमको। अब मेन बात है कि एक नदी बड़ी काम की है। इस नदी का नाम है कोसी नदी। क्या नाम है इसका? कोसी नदी। इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनो, कोसी नदी क्या है? कोसी नदी के बारे में जानने की योग्य बात, नाम ही कोसना कोसना कोसना, तो कुछ ना कुछ तो दुख दरिद्र दे रही है। ठीक है, इस नदी का उद्गम भी कहां से हो रहा है? नेपाल को जब आप पार करके जाओगे, तो नेपाल को पार कर जो तिब्बत वाला इलाका होगा, तिब्बत वाले पर्टिकुलर जगह पर कई सारी धाराएं हैं, कई सारी धाराएं हैं, और उन सभी पानी की धाराओं के मिलने से एक नदी का उद्गम होता है, जिससे अपन कहते हैं कोसी। इसे कहते हैं सात धाराएं। तो जो कहीं कहीं जगह पर प्रारंभिक रूप में क्या बोलते हैं? सप्तकोशी कहते हैं। देखो नेपाल में से क्या कहा जा रहा है? सप्तकोशी। तीन चार धाराओं के नाम तो यहाँ पर लिख भी दिए मैंने, अरुण कोसी, तमुर कोसी और सुन कोसी। तो उद्गम बिंदु कहाँ है भैया? चीन के अंदर में, तिब्बत के पठार से। ठीक है, फिर उसके बाद में कहा जाती है? नेपाल में, और नेपाल से होते हुए फिर बिहार के अंदर में ये गंगा से मिलती है। ठीक है, बिहार की एक महत्वपूर्ण नदी है। कोसी नदी के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण बात बताई जाती है, वो इसका थोड़ा नकारात्मक पक्ष है। वो ये कि नदी अपना मार्ग चेंज करती है बार बार, क्योंकि इसमें दो चीज बहुत ज्यादा है। मार्ग चेंज कर रही है मतलब ये बार बार अपने चीजों को डिस्प्लेस कर रही है, क्योंकि इसमें दो चीज बड़ी ज्यादा है। इसमें जल बहुत ज्यादा है,
गंगा नदी में अगर सर्वाधिक कोई जल प्रदान कर रहा है तो वो कोसी नदी है। क्यों? क्योंकि कई सारी धाराओं से मिलकर बनी है, तो इसमें बहुत ज्यादा पानी है, वाटर वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। क्योंकि पर्वतों को काटते हुए आगे बढ़ रही है, तो इसमें अवसाद की मात्रा भी ज्यादा है। किसकी मात्रा ज्यादा है? सेडिमेंट्स ज्यादा है, अवसाद ज्यादा है। तो गंगा नदी में जल भी सर्वाधिक इसने दिया और अवसाद भी इसने दिया। और जब भी नदी में बीच बीच में अवसाद आएंगे ना, तो नदी है ना मार्ग चेंज कर लेती है। ऐसे आ रही है तो यूं चेंज, यूं चेंज, यूं चेंज, यूं चेंज, ऐसे मार्ग चेंज कर लेती है अवसादों के कारण। और जब ये नदी बार बार अपने मार्ग को चेंज करती है, तो यही कारण है कि आपको पर्टिकुलर कई जगह पर देखने मिल जाएगी कि घटना जन्म लेती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्लड कहते हैं या बाढ़ कहते हैं। फ्लड मतलब क्या होता है? एक आपदा ही है। मैं इधर बैठा हुआ हूँ, पानी यहाँ तक नहीं आता था, मगर पानी भरा गया मेरे घर में, तो बोल दूंगा यार बाढ़ आ गई है। तो जिस जगह पर पानी नहीं आता है वहां पर अगर जल का क्या हो जाए, अतिक्रमण हो जाए, तो उसको तुम बाढ़ कह देते हो, जल की अतिरिक्त मात्रा। ठीक है? तो मार्ग चेंज कर रही है, तो कहां पर? बिहार राज्य में, भारत के बिहार राज्य में बार बार हर साल ये बाढ़ लाती है। इतनी बाढ़ लाती है कि ये जन धन और अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा नुकसान पहुंचाती है। कई सारे लोग निपट लेते हैं, धन की हानि होती है, कई सारी अवसंरचना, घर, पुल, तालाब, ये सब उजड़ जाते हैं। तो यही कारण है कि इतना नुकसान है, इसलिए इसे एक शब्द कहा गया, इसे बिहार का शोक कहा जाता है। क्या बोलते हैं? बिहार का शोक, सोरो ऑफ बिहार। शोक मतलब होबी वाला नहीं, नुकसान वाला थोड़ा सा, बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है? तो बिहार में प्रवेश करते समय ही इसको क्या बोलते हैं? कोसी कहते हैं। पहले सप्तकोशी नाम था, अवसाद और पानी लेकर आई, मार्ग चेंज करा। और आपने ये देखा भी होगा बिहार के अंदर में, ये जो फोटो मैंने तस्वीर निकाल के रखी है, तो वहां का जो भी मुख्यमंत्री होता है, फिर वो हेलीकॉप्टर से बैठकर देखता है। हर साल बड़ा नुकसान होता है वहां के एग्रीकल्चर करने वाले लोगों को लेके। ठीक है? तो ये पॉइंट किसका था? कोसी नदी का था। याद रख पाओगे? इस वाली जगह पर याद रखना है। ठीक है? आगे अंतिम जो बाएं हाथ की सहायक नदी है, देखो अपन ने कौन कौन सी बात कर ली है। लेफ्ट तरफ में एक बार रिपीट रिवीजन का बता रहा हूं, ध्यान से सुनते जाओ। पहली मैंने बताई थी रामगंगा। ठीक है? गोमती नदी, फिर घाघरा, गंडक और कोसी। अच्छा, एक एक और लॉजिक है, बड़ा काम का लॉजिक है, इसको ध्यान से सुनना। इसको डायग्राम पे, फोटो पे ही समझाना पड़ेगा। फोटो निकाल लेता हूं मैं। आपने मगध का नाम सुना है कभी? मगध, मैसेज करके बताओ, मगध का नाम सुना है कभी? मगध, मगध 600 शताब्दी, मतलब 6 सेंचुरी बीसी, 600 ईसा पूर्व के अगर आप देखोगे तो 16 महाजनपद भारत में विकसित हुए थे, और इनमें सबसे महत्वपूर्ण ताकतवर था मगध, जिसके कई सारे कारण थे, जिनमें से एक कारण था इसकी राजधानी पाटलिपुत्र का होना, और पाटलिपुत्र को जल दुर्ग कहा जाता है। देखो रटना नहीं पड़ेगा, एक ही बार में बता दिया। 600 बीसी, 16 महाजनपद, मगध साम्राज्य, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र को जल दुर्ग कह रहे हैं, क्यों? जरा ध्यान से देखो इस पर्टिकुलर जगह पर, कि मान के चलो ये बिहार है, मान के चलो ये बिहार ही तो है। बिहार में इस पर्टिकुलर जगह पर आपको देखने मिल रही है राजधानी वर्तमान में पटना, और पहले का नाम था पाटलिपुत्र। ये पटना है ना, आसपास से नदियों ने उसको घेर के रखा है। जैसे किला होता है ना, एक पर्टिकुलर जगह है और किला है, तो किले के कारण सुरक्षा होती है। तो पाटलिपुत्र को जल दुर्ग कह रहे थे, जल सुरक्षा कर रहा है। क्यों? इधर गंगा नदी, ऊपर से गंडक नदी आ रही है, नीचे सोन नदी आ रही है, तो नदियों ने क्या बना दिया? एक तरह का दुर्ग बना लिया। कोई आक्रमण करना इतना आसान नहीं था पहले, नदियों को पार करना बहुत कठिन होता था, उसका पानी देखना पड़ेगा, समय लगेगा, तब तक आप सेना दूसरी कुछ और नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो यही कारण था कि मगध को कोई हरा नहीं पा रहा था, और हरा नहीं पा रहा था इसलिए ताकतवर होता चला गया, और फिर मगध के माध्यम से ही फिर एक पूरा एकीकरण की बात निकल के सामने आ गई। फिर चंद्रगुप्त मौर्य और फिर अशोक, ऐसा साम्राज्य बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। ठीक है? तो आपको मैंने नदियों का महत्व भी बताता जा रहा हूँ, नदियों के बारे में बताया। अंतिम नदी की बात कर लेते हैं, फिर फिनिश करेंगे। नदी का नाम है महानंदा। महानंदा का उद्गम है भैया पश्चिम बंगाल वाली जगह से। कहां पर? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। और ये अंतिम सहायक नदी है, आखिरी सहायक नदी है। कहां की? लेफ्ट तरफ की। ठीक है? कहां से उद्गम हो रहा है? तो उद्गम का लॉजिकल जो क्षेत्र है वो है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग के आपने सुना होगा, जीआई टैग मिला हुआ है, जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडेक्स मिला हुआ है, जीआई टैग चाय को, दार्जिलिंग
की चाय, ठीक है, पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, ये पर्टिकुलर जगह पे आप देखो, ठीक है। तो याद रखना कि ये गंगा है, गंगा नदी के अंदर में आपको अंतिम जगह पर देखने मिल रही है महानंदा नदी। एक चीज और है, करंट अफेयर्स में नाम सुना होगा आपने, कोसी मेची परियोजना, कोसी मेची नदी जोड़ो परियोजना। मेची कहते हैं महानंदा की सहायक नदी है, और कोसी तो बिहार में है ही, बाढ़ को कम करने के लिए इन दोनों को जोड़ा जा रहा है, ठीक है। इसको कोसी और मेची की सहायक नदियों को महानंदा की सहायक नदी को जोड़ा जा रहा है, ठीक है। इतनी कहानी इसमें ठीक थी, इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। अंतिम बात बता देता हूं हुगली के बारे में, फिर आज का सेशन करेंगे हम समाप्त। अभी तक मैंने क्या कहा, पहले एक दो शब्दों में अंतर समझो। सहायक नदी मतलब ट्रिब्यूटरी, सहायक नदी मतलब ट्रिब्यूटरी, और एक है भैया वितरिका। क्या शब्द है? वितरिका। वितरिका के लिए शब्द आता है डिस्ट्रीब्यूटरी। क्या शब्द है? डिस्ट्रीब्यूटरी। सहायक मतलब ट्रिब्यूटरी, और वितरिका का मतलब हो गया डिस्ट्रीब्यूशन, जब लगातार हो रहा है। अगर मेन नदी के अंदर में मान के चलो ये मेन नदी है, यहां पर अगर नदियां अगर अपना जल समाहित कर रही हैं तो इसको अपन सहायक कहेंगे। जैसे कि सोन, यमुना, गंडक जो भी पढ़ाया वो सब सहायक नदियां थी। परंतु अगर किसी मुख्य नदी से, याद रखना, अगर किसी मुख्य नदी से कोई नदी अलग हो जाए, मेन नदी आगे निकल गई और तुम अलग हो गए, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूटरी कहेंगे, वितरिका कहेंगे। और यही कारण है कि मैं जो बताने वाला हूं हुगली, ये सहायक नदी नहीं है गंगा की। इट इज अ कोल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा। एक महत्वपूर्ण गंगा की क्या है ये? वितरिका है। सर ऐसा क्यों? जरा देखो इस जगह पर, इस बोर्ड पर ही देखना ध्यान से, इस बोर्ड पर ही तुम्हारे सारे आंसर छुपे हुए हैं, ठीक है। देखो मैंने क्या बोला था कि गंगा ऐसे जा रही है, गंगा जा रही है। थोड़ा जूम इन का मैप है। ये कौन सा राज्य है जो आड़ टेढ़े में बना हुआ है? ये पश्चिम बंगाल का राज्य है, ठीक है। ये वेस्ट बंगाल है, इस प्रकार से ऐसे यहाँ पर दार्जिलिंग हिल्स है। इसी को कहा जाता है चिकन नेक। क्या बोलते हैं? चिकन नेक। बड़ा संवेदनशील जगह है, अगर ये जगह पर अधिकार जमा ले चाइना तो अपन नॉर्थ ईस्ट से कट जाएंगे, ठीक है। तो गंगा नदी जैसे ही, ध्यान से देखो, गंगा नदी ऐसे होते हुए पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में जाती है, और बांग्लादेश में किसके साथ मिलके, अरे यार ये अलग इसके झोंचने हैं, फिर से वो करना पड़ेगा। देखो बांग्लादेश में जाती है और बांग्लादेश में फिर ये आगे बंगाली खाड़ी में गिरती है, ठीक है। तो गंगा नदी का ये पाथ याद रखना। तो जैसे ही हम गंगा नदी को स्टडी कर रहे हैं, इसकी एक धारा जो है, जल की धारा, वो गंगा से अलग हो गई, वो बांग्लादेश में नहीं गई। उसको पता नहीं क्या दिक्कत थी, उसने कहा मैं तो अलग ही जाऊंगी। वो अलग जाते 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 इस प्रकार से अलग पाथ से गिर भली बंगाली खाड़ी में ही रही है, परंतु उसने अपना पाथ चेंज कर लिया। वो बांग्लादेश में नहीं गई, वो पश्चिम बंगाल में ही रह गई। और जिस जगह पर वो अलग हुई, जगह का नाम याद रखना है, जिस जगह पर वो अलग हुई जगह का नाम है फरक्का। क्या नाम है? फरक्का। और यहीं पर एक बेरौज बनाया गया है, फरक्का बेरौज। सर बेरौज मतलब क्या? एक ऐसी जगह, जैसे बांध होता है ना, बांध से भी वाटर फ्लो कवर करते हैं, तो बैराज तो पक्का जल के बहाव को डिसाइड करना, उसको निर्धारित नियंत्रित करना, और अवसादों को नियंत्रित करने के लिए जो अवसंरचना बनाई जाती है उसको बेरौज बोलते हैं। और ये बेरौज पश्चिम बंगाल में अवस्थित है, जहां पर गंगा से कौन अलग हो रही है? हुगली नदी अलग हो रही है, ठीक है। ये हुगली नदी अलग गिरेगी कहां पर? बे ऑफ बंगाल में। तो यहाँ पर क्या मामला है, ध्यान से देखो। फराक्का नामक स्थान पर गंगा से अलग होती है, पहला पॉइंट। सर हुगली की बहुत महत्वपूर्ण बात क्या है? कोलकाता की राजधानी, वो पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। कोलकाता किस नदी के किनारे पर है? तो आंसर आप बता दोगे कि हुगली नदी के किनारे पर है। कौन सी नदी है? हुगली नदी है, ठीक है। इस नदी के किनारे पर याद रखना, दो बंदरगाहों का संबंध इससे लेना देना है। दो बंदरगाह इससे रिलेटेड है। एक तो कोलकाता बंदरगाह बड़ा फेमस है, और एक पुराने समय पर बड़ा चर्चा में रहता था, हल्दिया बंदरगाह। तो कोलकाता बंदरगाह और हल्दिया बंदरगाह बड़े ही ज्यादा फेमस है। नदी है भैया तुम्हारी हुगली रिवर, याद रख पाओगे? जरा बोर्ड पर देखना है, ये है वो जगह, गंगा आ रही है पटना से होते हुए देखो यार, पटना बिहार से होते हुए ये फरक्का नामक जगह की बेरौज बन गया। पानी पद्मा के रूप में चलेगा बांग्लादेश में। इसका जो भाग पश्चिम बंगाल में रह गया कोलकाता के होते हुए, इसको अपन क्या बोल रहे हैं? हुगली कह रहे हैं, ठीक है। मजे की बात, इसे विश्वासघातिनी नदी कहा जाता है। क्या बोलते हैं भैया? विश्वासघात कर दिया।
बोला तो था तुमको कि एक साथ निकले हैं तो अंतिम समय तक साथ निभाएंगे, परंतु कोई और जगह मिल गई और निकल लिए तो विश्वासघात कर दिया ना। हुआ है कभी? नहीं हुआ? पढ़ाई कर लो, नहीं होगा, नहीं तो सब कुछ होता जाएगा। तो भैया बोला था कि तुम भले कुछ भी, तुम सरकारी नौकरी मिले ना मिले, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, परंतु जैसे ही तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि तुमने ढंग से पढ़ाई नहीं करी, एसएससी नहीं निकला, बैंक नहीं निकला या बाकी एग्जाम नहीं निकले, कोई और मिल गया अच्छे सरकारी नौकरी वाला, तो भैया मैं तो चली इसके रास्ते, तुम देखो तुम्हारा विश्वासघात। तो हुगली ने जो गंगा के साथ किया उसको विश्वासघात कहते हैं, इसलिए तो क्या बोला गया है, विश्वासघातिनी नदी। इसे दिल पे दुख मत लेना, बस पढ़ो अच्छे से, ये मेरा मंतव्य है, ठीक है। अब मेन कहानी है सर, ये तो सब ठीक है, बट दामोदर नदी का इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, फिर खत्म करते हैं कहानी। दामोदर नदी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में पढ़ाऊंगा मैं, जब प्रायद्वीपीय भाग आएगा इस वाले डायग्राम में देखोगे तो क्लैरिटी मिल जाएगी तुमको, इस वाली जगह पर देखोगे तो क्लैरिटी मिल जाएगी कि दामोदर नदी छोटा नागपुर, इस वाली जगह पे देखो, दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। कौन से पठार से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से, उसको दो भागों में बांटती भी है, परंतु वो जाकर समुद्र में सीधे नहीं मिलती दामोदर नदी। ये जहां पर मिल रही है बड़े बोर्ड पर देखना, दामोदर नदी झारखंड वाली जगह से ओरिजिनेट हो रही है, छोटा नागपुर के पठार से आगे बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, और पश्चिम बंगाल में जिससे मिल जा रही है, इस नदी का नाम है हुगली नदी। मतलब दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? दामोदर नदी हुगली में मिल जाती है, और फिर हुगली और ये दोनों आपस में मिलकर कहाँ गिर जाती है भैया? बंगाली खाड़ी में। तो ये विश्वासघाती नहीं है, और दामोदर एक ट्रिब्यूटरी के रूप में यहाँ पर काम कर रही है। तो ये कुल मिला के आपको देखने मिला क्या? गंगा नदी का अपवादन। तो एक बार मैं वापस चीजें को रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका सारे के सारे जितने भी डाउट थे वो अधिकांशतः यहाँ पर क्लियर हुए हैं। क्या? पहला, नदी और झील में क्या अंतर होता है, अपवाह तंत्र किसे कहते हैं, और भारत के अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, हिमालयी, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, और प्रायद्वीपीय जिसमें आपको गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती ये सब देखने मिलेगी। इन सभी में जो सबसे महत्वपूर्ण आपको देखने मिलती है वो गंगा नदी थी, क्योंकि इसके बारे में बताना, अधिकांश जगह पर इसकी चीजें नहीं मिलती, कंटेंट नहीं मिलता, तो सारी बात उसके दाएं हाथ की और बाएं हाथ की नदी। हम पहले गंगा बताई, पंच प्रयाग पढ़ा है, पांच क्षेत्र, पांच प्रयाग कौन कौन से हैं। दाएं हाथ की सहायक नदियों में गंगा, सोन के बारे में बताया, और बाएं हाथ की नदियों में कई सारी नदी बताई, फिर एक विश्वासघात करने वाली नदी के बारे में बता चुका हूं। ये हो गया पूरा का पूरा गंगा तंत्र। और ये जो देख रहे हो ना, यहाँ पर मैं बना देता हूँ, ये अलग कलर से बनाता हूं मैं, ये जो पूरा क्षेत्र गंगा और सहायक नदियां बनाती हैं, इसको कहते हैं नदी का बेसिन। क्या बोलते हैं? नदी का बेसिन। जो प्रमुख नदी और उसकी सहायक नदियां मिलकर बनाती हैं, इसको कहते हैं नदी का बेसिन। ये बड़ा फर्टाइल हो सकता है, और यही इसी कारण से यहाँ पर एक मैदान बना है, उत्तर का विशाल मैदान, जो गंगा नदी के ने भी बनाया है, ठीक है, गंगा का मैदान भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको ये जो सेशन है बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो सभी लोग इसको लाइक करें, शेयर करें, और जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो बनवाना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो मैं जय बैरागी, जिन्हें आप लव सर के नाम से भी जानते हैं, मैं आप तक वो सारी की सारी ज्योग्राफी की बातें और बाकी विषयों की बातें आप तक पहुंचाऊंगा। तो बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों से मिलकर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, सभी अपना ध्यान भी रखिएगा।